हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट 2019 पेपर सेकंड जूनियर स्तर के लिए विज्ञान के पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए विज्ञान का जो परीक्षा हुआ था दिसंबर 2019 में। उस परीक्षा में विज्ञान के साइंस के जो सभी 30 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 30 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में लाइव हल करेंगे उसके विस्तृत व्याख्यात्मक हल के साथ। तो दोस्तों, ये आपका सीटेट का 2019 का पेपर सेकंड विज्ञान के 30 प्रश्नों का पूरा वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीटेट दिसंबर 2019 सेकंड पेपर जूनियर लेवल के लिए क्लास 6 to 8 के लिए साइंस विज्ञान का पहला प्रश्न पूछा गया था साइंस विज्ञान में 2019 वाले पेपर में कि एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? तो दोस्तों, अगर बात करेंगे एक्स और वाई के संबंध के बारे में, तो इस पहले नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। दोस्तों ध्यान देंगे, देखिए मनुष्य के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl भी कहते हैं, HCl इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। यह हमारे आमाशय में उपस्थित होता है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परंतु अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा पेट में बनने लगेगी तो वहाँ पर अपाचन जैसी यानी कि खाना जो है पचने में दिक्कत होने लगेगा। और ऐसी स्थिति में पेट में एसिडिटी जिसको कि अम्लता कहते हैं, एसिडिटी की अधिकता जो है वो उत्पन्न हो जाती है, जिसके उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, जिसको कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। चलिए नेक्स्ट आगे अगला सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? तो दोस्तों, सेकंड नंबर के इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबल रोटी पकने में। क्यों होगा दोस्तों? देखिए, इन चारों विकल्पों में डबल रोटी पकने में जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। बाकी के जो 3 विकल्प हैं जैसे कि दही बनने में, गन्ने के रस के किण्वन में तथा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, इन तीनों में जीवाणुओं का उपयोग होता है, लेकिन डबल रोटी के बनने में जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डबल रोटी पकने में करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, यानी कि कौन अन्य से अलग है। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संरक्षण। क्यों होगा संरक्षण? देखिए, वनों के उन्मूलन में, मरुस्थलीकरण में और अपर्दन में, इन तीनों में वनों के ह्रास और जैव विविधता के न्यूनीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं ये तीनों चीज़। लेकिन संरक्षण जो है, जिसको हम कंजर्वेशन कहते हैं, संरक्षण पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में इनके विपरीत सकारात्मक प्रभाव डालता है संरक्षण। तो इसलिए आपका ये जो है वो तीनों विकल्पों से अन्य से भिन्न होगा, संरक्षण, कंजर्वेशन। ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, अर्थात कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, 4 नंबर के इस प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है? देखिए, क्रिस्टलीकरण क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है जिसके तहत पदार्थ के केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, जबकि बात करेंगे पाचन, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं तीनों, जिसके तहत पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि अधिकांश रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। और भौतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए पदार्थ नहीं बनते हैं,
जबकि रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं। तो ये अंतर होता है इन दोनों में। तो यहाँ पे आपका क्रिस्टलीकरण आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि कणों के साइज या आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। तो कणों के साइज के आकार के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मृतिका, गाद, रेत, बालू, बजरी और चट्टान। अर्थात सबसे पहले आपका मृतिका आएगा, उसके बाद गाद आएगा, उसके बाद रेत आएगा, उसके बाद बजरी आएगा और सबसे आखिरी में आपका जो है वहाँ पे चट्टान आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6वां प्रश्न कह रहा है कि मछली यानी मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य होता है। क्लोम गिल का कार्य क्या होता है मछलियों में? तो ये होता है आपका जल में उपस्थित विलेय यानी कि घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। दोस्तों क्लोम या गिल्स जो है ये मछलियों के एक प्रमुख श्वसन अंग होते हैं जो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। और क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? देखिए इन चारों विकल्पों में ब्लेड जो है वो विद्युत का चालक है। बाकी के जो है जैसे कि संयोजक तार के अनुपस्थिति में इसका उपयोग जो है वो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किया जाता है। बाकी का कागज की पट्टिका, लकड़ी का छड़ और रबड़ की पेटी ये जो है आपका विद्युत का चालक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न पूछा गया है। मंजूला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 मीटर। कैसे होगा? देखिए समतल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। प्रश्न के अनुसार मंजूला दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, अर्थात मंजूला और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है तो उसके और दर्पण के बीच की दूरी 5 - 1 बराबर 4 मीटर हो जाएगी, अर्थात उसके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 मीटर होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 8 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो दोस्तों अगर बात करेंगे इसके बारे में तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट होगी। इसमें क्यों कैसे होगा दोस्तों? देखिए न्यूनतम समय अंतराल जिसके बाद गति की पुनरावृत्ति होती है इसका वो आवर्तकाल कहलाता है। इसे आवर्तकाल को हम टी से प्रदर्शित करते हैं और सेकंड और आवर्तकाल का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका सेकंड में होता है। प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या आवर्त गति की आवृत्ति कहलाती है और इसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक दोलन प्रति सेकंड यानी कि S-1 में होगा, S-1 में, तो या हर्ट्स में भी हो सकता है। तो हर्ट्स बराबर क्या होता है? 1 दोलन प्रति सेकंड बराबर 1S-1 हो जाएगा। तो यहाँ अगर प्रश्न के हिसाब से हल करेंगे तो आपका 0.1 सेकंड आवर्तकाल होगा और आवृत्ति 10 हर्ट होगी। चलिए नेक्स्ट आगे, अगला 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गलत कथन पहचानिए। गलत कथन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ये आपका गलत कथन हो जाएगा। कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में कमी करने के लिए किया जाता है, इसलिए ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें वृद्धि दिया गया है। वृद्धि नहीं होता है, ये कमी करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे,
11वां प्रश्न पूछा जा रहा है 11 नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ए, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। बी, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। सी, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। अब इन तीनों ऑप्शन को देखते हुए, मतलब तीनों कथनों को देखते हुए कौन सा कथन आपका सत्य होगा, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी, केवल बी। कैसे होगा, देखिए जस्ता या जिंक, जस्ता या जिंक जो है, जिसको कि हम जेडन भी कहते हैं, जेडन जिंक, जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। और जिंक, कॉपर तथा आयरन की अभिक्रियाशीलता का जो अवरोही क्रम की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपका जिंक आएगा, उसके बाद आपका आयरन आएगा और उसके बाद आपका कॉपर आएगा। तो यहाँ पे आपका केवल बी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, अगला 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। तो सही कथन की अगर बात करेंगे चारों विकल्पों में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। क्यों, देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका परिसर होता है 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक। और प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, अधिक लगभग जो है वो -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, अगला 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गलत कथन को पहचानिए। तो यहाँ अगर चारों विकल्पों में गलत कथन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अर्थात बायोगैस का कैलोरी मान ऊष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है। यही कथन आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कैलोरी मान के हिसाब से देखेंगे तो यहां आपका बायोगैस का, यानी बायोगैस का एक तरीके से मीथेन भी कहते हैं, तो इसका जो कैलोरी मान है वह एलपीजी के कैलोरी मान से कम होता है, कम होता है। एलपीजी का कैलोरी मान 55,000 होता है। एलपीजी का कैलोरी मान जो है वह आपका 55,000 होता है, और इसका बायोगैस का जो होता है वो आपका 50,000 होता है। तो 5,000 का 5,000 का अंतर आता है कैलोरी मान किलोग्राम, मतलब किलो जूल प्रति किलोग्राम में। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे, अगला 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ अगर देखेंगे दोस्तों, तो ये एक तरीके से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, सवाल लगाने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले 12 मिनट में यहाँ पे ये जो है 50 किलोमीटर के हिसाब से चलता है और अगले 18 मिनट में 40 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, चाल गुणे समय अगर देखेंगे तो 50 गुणे 1/5 हो जाएगा। 50 गुणे 1/5 यानी कि आपका 10 किलोमीटर, 5 × 50, तो ये हो जाएगा। और अगले 18 मिनट में ये आपका चल रहा है 40 मिनट, यानी कि 40 गुणे 3/10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 चौको 40, 4 तिहाई 12, यानी कि 12। तो 10 किलोमीटर आपका शुरू में आ गया। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चल रहा था तो 10 किलोमीटर आ गया, और जब 40 किलोमीटर की दूरी से चल रहा था तो 12 किलोमीटर आ गया। यानी कि 10 और 12 टोटल आपका 22 किलोमीटर हो जाएगा। तो 22 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लास्ट में कुल दूरी जो है आपका 22 किलोमीटर तय कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे, 15वां प्रश्न निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। तो गलत कथन अगर चारों विकल्पों में देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल यानी कि वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। नहीं, यह जरूरी नहीं है कि सभी आवर्ती गतियाँ जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं वो वृत्ताकार ही हों। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपका कथन जो है वो चारों विकल्पों में गलत कथन है, अर्थात राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे, अगला 16वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि समतल दर्पणों में बनने वाली प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। ए कह रहा है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, बी प्रतिबिंब वास्तविक होता है,
सी प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है और डी कह रहा है कि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो अगर देखेंगे समतल दर्पण के बारे में तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी, ए सी और डी, अर्थात समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होती है तथा इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड होता है, अर्थात दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति यदि अपना बायां हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब में उसका दायां हाथ उठता दिखेगा। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। तो यहाँ आपका ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन जो है वह समतल दर्पण के बारे में बिल्कुल सत्य और सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ए सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। तो विज्ञान के प्रकृति के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे चारों विकल्पों में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, अर्थात यही कथन आपका जो है वो विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, क्योंकि विज्ञान की प्रकृति के बारे में यह कहना कि विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है यह सही नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए बच्चे के प्रति निष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 19वां प्रश्न है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका प्रक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की प्रक्रियात्मक वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्रक्रियात्मक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ अगर बात करेंगे सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है। ए कह रहा है कि यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, बी यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है, सी यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है और डी है यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। तो अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 20 में अणु के बारे में तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी, ए, बी और सी ये तीन विकल्प जो हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि अणु के द्वारा कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है, पहला कि यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करेगा, दूसरा यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है, तीसरा यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। तो ए, बी और सी अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है आपका 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तिका परिभाषाओं पर बल देना। अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य कतई नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 22वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना उनमें समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक
कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर प्रदर्शन जो यहाँ पे दिया गया है, प्रदर्शन यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रयोग करना। इस कथन में जो शब्द संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अनुप्रयोग करना होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके की क्रियाकलाप। आगे 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? बच्चों में सक्रिय गतिविधि का प्रावधान जो नहीं करेगी वह होगा आपका कक्षा में व्याख्यान सुनाना, ऑप्शन नंबर डी। कक्षा में व्याख्यान सुनाना गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। बाकी जो 3 विकल्प हैं, विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन और विज्ञान का कोना बनाना, यह बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान करेगी, लेकिन कक्षा में व्याख्यान सुनना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 25वां प्रश्न पूछा गया है कि विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? ए अवधारणा मानचित्र, बी वर्णन अभिलेख, सी पोर्टफोलियो और डी सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो यहाँ अगर देखेंगे इन चारों कथनों को तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी और सी, विज्ञान में अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख और पोर्टफोलियो, इन तीनों को जो है हम देख करके बच्चे के सीखने में कमी का पता लगा सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे 26 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? अवलोकन पर आधारित जो है वह हो जाएगा आपका वर्णन अभिलेख। चारों विकल्पों में वर्णन अभिलेख साधन अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन पर आधारित होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे वर्णन अभिलेख करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 27वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, बी अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, सी ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोगी होती है और डी पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो इस चारों विकल्पों में कोई भी विकल्प आपका यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा है। इसका सही विकल्प क्या होगा ध्यान दीजिएगा। देखिए पश्मीना शाल हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरी के बालों से बनती है, बकरी के बालों से बनती है पश्मीना शाल। अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त किया जाता है, अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है। ऊंट की ऊन बहुत गर्म होती है जो जल प्रतिरोधी तथा अत्यधिक टिकाऊ होती है, ऊंट की ऊन जो कारपेट बनाने में उपयोगी होती है। तो यहाँ पे तीनों जो है आपके विकल्प सही हो जा रहे हैं, ए बी सी, लेकिन इसमें किसी में भी जो है आपका ए बी सी तीनों विकल्प नहीं दिया गया है, केवल ए सी, ए बी, बी सी, सी डी। तो यहाँ पे कोई विकल्प सही नहीं होगा, यहाँ पे विकल्प आपका सही होगा ए बी और सी, तीनों विकल्प आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें कोई विकल्प नहीं दिया गया है, तो आपका आप जानकारी के लिए याद रखिए ए बी और सी तीनों विकल्प आपका जो है कथन सत्य है। नेक्स्ट आगे अगला 28वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ए लंबा मेरुदंड यानी कि लंबा रीढ़ की हड्डी, बी बहुत सी मांसपेशियां और सी आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा हुआ। तो ये किस प्रकार के जंतु के लक्षण के आधार हैं? तो यहाँ आपका हो जाएगा, इसको हम सर्प बोलते हैं। सर्प जो है एक तरीके से सरीसृप वर्ग का यानी कि रेप्टिलिया वर्ग का एक कशेरुकी प्राणी है सर्प यानी कि सांप, जिसमें लंबा मेरुदंड होता है यानी कि लंबा रीढ़ की हड्डी होती है और बहुत सी मांसपेशियां पाई जाती हैं जो आगे की तरफ गति करने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। तो ये सर्प के लक्षण हैं सांप के, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है यानी कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। ये आपका कथन जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए मानव शरीर में फुफ्फुस ध्वनियाँ जिसको कि हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं यानी कि फुफ्फुस धमनियाँ ऑक्सीजन रहित
रुधिर को दाहिने निलय से फेफड़े की तरफ ले जाती हैं, इसलिए कथन आपका जो है वो सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 30 नंबर पर दोस्तों आखिरी प्रश्न पूछा जा रहा है इस वीडियो में विज्ञान में कि निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? ए एसिटिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल और डी एस्कार्बिक अम्ल। तो दोस्तों अगर इस मिलान के बारे में देखेंगे तो चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ए का चौथा हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है ये आपका सिरका के लिए बनता है, बी का पहला हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो है ये आपका दही के लिए है, सी का दूसरा हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये पालक के लिए होता है, और डी का तीसरा हो जाएगा, यानी कि एस्कार्बिक अम्ल जो है ये नींबू वंश फल के लिए एस्कार्बिक अम्ल होते हैं। तो ये आपके जो है बिल्कुल सही मिलान हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने सीटेट 2019 दिसंबर 2019 का जो पेपर हुआ था जूनियर स्तर का पेपर 2 का विज्ञान का साइंस का, उसमें जो विज्ञान के सभी 30 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 30 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में लाइव हल किया है, उसके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से। तो दोस्तों ये आपका 2019 सीटेट का पेपर विज्ञान विषय का पेपर 2 जूनियर स्तर के लिए कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए इसको, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों को तैयारी करने में मदद मिल पाए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।